हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम मसल्स टॉपिक को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर हम अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर देख रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम मसल्स को डिटेल के अंदर देखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें मसल्स की, अगर हम बात करें हमारे पूरे लोकोमोशन एंड मूवमेंट की, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। यानी कि हम अगर कोई भी पर्सन या फिर हम किसी की भी बात कर ले, अगर हम यहाँ पर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन की ही जनरली बात करेंगे। तो ह्यूमन के अगर हम बात करें कि ह्यूमन को लोकोमोशन करना है या फिर मूवमेंट करना है, यानी कि लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, तो लोकोमोशन और मूवमेंट में मेनली है, एक तो आपका बोन्स होना ज़रूरी है और एक होना है मसल्स होना ज़रूरी है। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए, बोन्स का होना और दूसरा है मसल्स का होना। बोन्स क्या करते हैं, ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। यानी कि जो हमारा बॉडी का ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, उसको बनाने का काम करता है। तो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, आपको याद रखना है, बोन्स। और मसल्स जो होती है, मसल्स क्या करती है, मसल्स उसके ऊपर कवरिंग का काम करती है। और मसल्स से ही अगर जो बोन्स होगी, बोन्स का मूवमेंट जो हो पाएगा वो मसल्स के कारण ही हो पाएगा। तो जो बोन्स का मूवमेंट होगा, बोन्स मूवमेंट जो होगा वो किसकी वजह से हो पाएगा, मसल्स के कारण हो पाएगा। तो जो बोन्स और मसल्स है, यही किसी भी ह्यूमन के जो लोकोमोशन कर पाते हैं और जो मूवमेंट कर पाएंगे, ये किसके कारण होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी कि बोन्स और मसल्स के कॉम्बिनेशन से हो पाएगा। तो यहाँ पर आज इस लेक्चर में हम मसल्स के बेसिक को हम जानेंगे, किस तरह से किस टाइप्स की मसल्स होती है, इसको ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें अगर मसल्स की, तो मसल्स जो जनरली जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, मसल्स पाई कितनी जाती है, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होती कितनी है। तो आपको याद रखना है, हमारी बॉडी के अंदर 639 मसल्स होती है टोटल। 639 मसल्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है टोटल। अब जो मसल्स होती है ये जनरली मीजोडर्मली डिराइव होती है। मसल्स कैसी होती है, मीजोडर्म, आपको पता है एम्ब्रियोनिक लेयर 3 तरह की होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। आपने अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा हो और नहीं भी पढ़ा हो तो आपको याद रखना है कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर मेनली कौन कौन सी स्टेज होती है। सबसे पहले जो मोरूला स्टेज होती है, फिर ब्लास्टूला होती है, फिर लास्ट में गैस्ट्रूला स्टेज होती है। ये 3 स्टेजेस होती है, मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला। जो गैस्ट्रूला लेयर होती है ये 3 लेयर में डिफाइन होती है। यानी कि ये गैस्ट्रूला जो होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है एक्टोडर्म, सबसे आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म, ये बीच वाली मीजोडर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो गैस्ट्रूला लेयर होती है ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म यानी कि 3 एम्ब्रियोनिक लेयर का फॉर्मेशन करती है। और इन 3 ही एम्ब्रियोनिक लेयर से सभी बॉडी के पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। कोई एक्टोडर्म से डिराइव होता है, कोई मीजोडर्म से होता है, कोई एंडोडर्म से होता है। एक्टोडर्म से अगर हम बात करें तो जैसे हमारे नर्वस टिश्यू की हम बात करें तो जनरली एक्टोडर्म से डिराइव होते हैं। मीजोडर्म में हम बात करें जैसे कि ब्लड हुआ, हमारी बोन्स वगैरह हुई। एंडोडर्म के अंदर बात करें तो बहुत सारे हमारे एंडोडर्म डिराइव से होते हैं, जैसे कि हमारे जो से डाइजेस्टिव GIT वाले पार्ट्स वगैरह हुआ है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो ऑर्गन होते हैं वो जनरली एंडोडर्म से डिराइव होते हैं। तो ये जो गैस्ट्रूला लेयर होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इसी तरह से अगर हम बात करें मीजोडर्म
से, तो ये जो मसल्स होती है जनरली मीजोडर्म से डिराइव होती है, ये आपको याद रखना है। ये जो मसल्स होती है वो मीजोडर्म से डिराइव होती है, बट एक्सेप्शन है इसके अंदर एक, जो हमारे आइरिस की एंड सीलियरी बॉडीज की जो मसल्स होती है, आइरिस एंड सीलियरी बॉडी की जो मसल्स होती है वो एक्टोडर्म से डिराइव होती है, ये आपको याद रखना है। सारी की सारी मसल्स जो होती है वो मीजोडर्म से डिराइव होती है, एम्ब्रियोनिक लेयर मीजोडर्म से डिराइव होती है, बट जो आइरिस एंड सीलियरी बॉडी की मसल्स होती हैं वो एक्टोडर्म से डिराइव होती है। ये आइरिस और सीलियरी बॉडी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है आपकी आंख के अंदर, आंख के अंदर जो पिगमेंटेड एरिया होता है जो आपको दिखाई देता है वो आइरिस होता है, और सीलियरी बॉडी का फॉर्मेशन जो होगा वो भी यहीं से होता है, यानी कि सीलियरी बॉडी से ही आइरिस का फॉर्मेशन होता है। जब हम जानते हैं इस चीज़ को, आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी आईज होती है, आँखें जो होती है आपकी, आँखों में 3 लेयर मेनली पाई जाती है, स्क्लेरा, उसके बाद में कोरोइड और रेटिना, ये 3 लेयर होती है आइस की। आइस जो होती है वो 3 लेयर में डिवाइड होती है, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। जो स्क्लेरा होती है, ये स्क्लेरा लेयर आगे कॉर्निया का फॉर्मेशन करती है, वैसे ही कोरोइड लेयर जो होती है, ये कोरोइड लेयर जो होती है आइरिस एंड सीलियरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। आइरिस एंड सीलियरी बॉडी का फॉर्मेशन जो होती है कोरोइड लेयर करती है। तो ये जो कोरोइड है जो आइरिस एंड सीलियरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रही है, तो जो आइरिस एंड सीलियरी बॉडी की हम बात कर रहे हैं ये एक्टोडर्म से डिराइव होती है। बाकी सारी जितनी भी आपकी लेयर्स होती हैं वो मेसोडर्म से डिराइव होती है, ये आपको याद रखना है। सारी मसल्स मेसोडर्म से डिराइव होती है एक्सेप्ट आइरिस एंड सीलियरी बॉडी, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है। ठीक, अब आपको और क्या ध्यान देना है आगे, नेक्स्ट चीज़ आपको फोकस करना है कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी मसल्स जो होती है कौन सी मसल्स होती हैं। आपको बोन्स का तो पता ही होगा कि सबसे बड़ी बोन्स कौन सी होती है, तो आपको पता है। वैसे ही यहाँ पर सबसे बड़ी मसल्स कौन सी होती है ये भी हमारे सामने क्वेश्चंस हैं। तो आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट मसल्स की अगर हम बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस, लार्जेस्ट मसल्स कौन सी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। बॉडी में सबसे बड़ी मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट मसल्स की, लॉन्गेस्ट मसल्स की अगर हम बात करते हैं बॉडी के अंदर तो ये होती है सार्टोरियस। सबसे लंबी मसल्स बॉडी के अंदर सार्टोरियस होती है। सबसे बड़ी अगर लार्जेस्ट की हम बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। और अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स की तो ये हमारे ईयर की मसल्स होती है, स्टेपीडियस। जैसे आपको पता है कि आपकी सबसे छोटी बोन्स की हम बात करें तो स्टेपीस होती है, वैसे ही सबसे छोटी मसल्स की हम बात करें तो स्टेपीडियस होती है। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस होती है बॉडी के अंदर, सबसे लॉन्गेस्ट मसल सार्टोरियस होती है और सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स स्टेपीडियस होती है बॉडी के अंदर, ये आपको याद रखना है। अब अगली चीज़ ये ध्यान देना है कि जो मसल्स होती है उसके अंदर, मसल्स के अंदर कौन कौन से आयंस पाए जाते हैं, कौन कौन से आयंस होते हैं मसल्स के अंदर, ये आपको फोकस करना है। तो जनरली कैल्शियम आयंस Ca+2 फॉर्म में यहाँ पर पाया जाता है एंड पोटेशियम आयंस यहाँ पर होते हैं। तो मसल्स के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम 2 आयंस मेनली होते हैं। अगर हम बात करें मसल्स के अंदर कौन सा मेनली आयंस पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मोस्ट एब्यूंडेंट जो आयंस होता है मसल्स के लिए अंदर वो होता है पोटेशियम आयन। अच्छे से याद रख लेना, मोस्ट एब्यूंडेंट आयन होता है ये मसल्स के अंदर,
यानी कि मसल्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आयंस जो होता है वो पोटेशियम आयंस होता है, जो K पॉजिटिव, यानी कि पोटेशियम की वैलेंसी हम जानते हैं 1 होती है, तो K पॉजिटिव फॉर्म में होता है। वही कैल्शियम की हम बात करें तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिस आयंस की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है यहाँ पर कैल्शियम आयन। तो ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में ज़रूरी होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है चीज़ें, कि सबसे ज़्यादा मसल्स के अंदर पाया जाने वाला आयंस होता है पोटेशियम आयन, वहीं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में जिस आयंस की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है कैल्शियम आयन। इन 2 चीज़ों पर अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि कई बार कंटिन्यूसली नीट के अंदर पूछा जाता है। तो ये हमने बेसिक जाना, अब हम और चीज़ें जानते हैं मसल्स के बारे में। अगर हम मसल्स के टाइप्स की हम बात करें तो मसल्स को मेनली 3 टाइप्स में हम उनके यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर, या हम कह सकते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, कि वो किस तरह की दिखाई देती है, इसके बेसिस पर हम मसल्स को 3 पार्ट्स में यानी कि 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है स्केलेटल मसल्स। पहली कौन सी होती है? स्केलेटल मसल्स होती हैं। दूसरी होती है स्मूथ मसल्स। पहली होती है स्केलेटल मसल्स, दूसरी होती है स्मूथ मसल्स, और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। अच्छे से ध्यान देना चीज़ों पर। पहली होती है स्केलेटल मसल्स, दूसरी होती है स्मूथ मसल्स, और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये डायरेक्टली बोन्स से कनेक्टेड होती है। स्केलेटल मसल्स जो होती है ये डायरेक्टली बोन्स से कनेक्टेड होती है, इसलिए इन मसल्स को क्या कहा जाता है? स्केलेटल मसल्स, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं हम इनको। स्ट्रिएटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें लाइट और डार्क बैंड्स पाए जाते हैं। बैंड के कारण, क्योंकि इनमें बैंड पाए जाते हैं, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं, इसकी वजह से जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको हम स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। क्लियर? और ये वॉल्यूंटरी मसल्स होती है। वॉल्यूंटरी का मतलब क्या है? कि हमारी इच्छा के अनुसार ये काम करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम वॉल्यूंटरी मसल्स हम कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जो स्केलेटल मसल्स होती है डायरेक्टली हमारी बोन्स से कनेक्टेड होती है। हम जो हाथ हिला पा रहे हैं, हम जो चल पाते हैं, हम जो भी बॉडी की एक्टिविटी कर पाते हैं वो केवल स्केलेटल मसल्स के कारण कर पाते हैं, क्योंकि बोन्स से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन होती है? स्केलेटल मसल्स कनेक्टेड होती है। और स्केलेटल मसल्स दिखने में कैसी होती है? स्ट्रेटेड अपीयरेंस की होती है, यानी कि धारियां दिखाई देती है, इस तरह के बैंड दिखाई देते हैं इनमें। और बैंड कैसे होते हैं? अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है। और ये कैसी होती है? वॉल्यूंटरी मसल्स होती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? लगभग बॉडी के अधिकतर पार्ट में ये पाई जाती है, जहाँ पर भी हम यानी कि हम बात करें, ये हमारा अगर हम बात करें हाथ में, पैर में, सब जगह पे अधिकतर कौन सी पाई जाती हैं? स्केलेटल मसल्स पाई जाती हैं। क्लियर? स्मूथ मसल्स की हम बात करें तो स्मूथ मसल्स जो होती है ये बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है, और ये अपीयरेंस में कैसी होती है? स्मूथ दिखाई देती है, यानी कि इसमें लाइट और डार्क बैंड्स नहीं दिखाई देते हैं, इस वजह से ये स्मूथ यानी कि चिकनी दिखाई देती है। और इन मसल्स की अगर हम बात करें तो ये पाई जाती है विसरल ऑर्गन के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो विसरल ऑर्गन होते हैं, विसरल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन के अंदर, यानी कि हमारा हार्ट के अंदर तो कार्डियक मसल्स होती है, जैसे लंग्स वगैरह हुआ, लंग्स के बाद में हमारे
लीवर हुआ, ऐसे ऑर्गन के पास में जो मसल्स, ऐसे ऑर्गन में जो मसल्स पाई जाती है विसरल ऑर्गन के अंदर, उन्हें कहा जाता है स्मूथ मसल्स। जैसे हमारी बात करें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर हुआ, यानी कि ईसोफेगस के अंदर, स्टोमक के अंदर, तो इनमें जो मसल्स होती है मेनली कौन सी होती है? स्मूथ मसल्स, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ऐसी एक्टिविटी में जो हेल्प करती है उन मसल्स को हम कहते हैं स्मूथ मसल्स कहते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स जो होती है ये केवल हार्ट के अंदर पाई जाती है। तो हमारा जो पूरा हार्ट होता है ये केवल कार्डियक मसल्स का बना होता है। आपको पता है हार्ट के अंदर, ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चेंबर होते हैं, ऊपर वाले ओरिकल होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। इस तरह का ये आपका चेंबर होता है हार्ट। ये राइट ओरिकल, ये लेफ्ट ओरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इस तरह के 4 चेंबर होते हैं। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, हार्ट को भी फिर किसी लेक्चर में। तो अभी आप देखिए कार्डियक मसल्स जो है ये पूरी, जो हार्ट पूरा का पूरा बना होता है ये कार्डियक मसल्स का बना होता है। और ये कार्डियक, आपको पता है कि हार्ट कभी भी रुकता नहीं है, हार्ट कभी भी रुकता नहीं है, लगातार क्या होता है? पंप करता रहता है, लगातार बीट करता रहता है। तो क्यों? क्योंकि इसके पास कार्डियक मसल्स पाई जाती है, और कार्डियक मसल्स के पास सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कार्डियक मसल्स में, इन तीनों टाइप की मसल्स में से सबसे ज़्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए कि नंबर्स होते हैं वो कार्डियक मसल्स के पास होते हैं। इसके कारण जो कार्डियक मसल्स होती है वो लगातार क्या करती है? फंक्शन करती रहती है। जो जितनी ज़्यादा फंक्शन करेगी उसके पास सीधी सी बात है उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। और एनर्जी कौन प्रोवाइड करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एनर्जी हाउस होते हैं सेल के। तो इस वजह से जो मसल सेल होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कार्डियक मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। इस वजह से वो लगातार फंक्शन करती रहती है, क्योंकि अगर हो, मान लो ऐसा हो जाए कि कार्डियक मसल्स अपना फंक्शन करना बंद कर दे, तो आप जानते हैं हार्ट स्टॉप हो जाएगा बीट करना, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स होते हैं वो कार्डियक मसल्स के अंदर होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हमने मसल्स को देखा कि मसल्स के 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, और कार्डियक मसल्स होती है। स्केलेटल मसल्स वो होती है जो डायरेक्टली बोन से कनेक्टेड होती है और ये अपीयरेंस में स्ट्रेटेड होती है। अगर अपीयरेंस की बात करें तो जो कार्डियक मसल्स होती है ये भी स्ट्रिएटेड ही होती है, यानी कि इसमें भी लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये ब्रांचड शेप की होती है। जो कार्डियक मसल्स होती है ये ब्रांचड शेप की मसल्स होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसके बाद हम देखेंगे कि जो स्केलेटल मसल्स होती है इसका स्ट्रक्चर जनरली होता कैसे है, क्योंकि अधिकतर जगह पे हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है और मूवमेंट में भी स्केलेटल मसल्स ही प्रेजेंट है। ऐसा तो है नहीं कि स्मूथ मसल्स भी मूवमेंट करवाती है, पर वो किस चीज़ का करवाती है? जैसे फूड हुआ, ऐसी चीज़ों का मूवमेंट करवाती है और ऐसी चीज़ में ज़रूरी होती है। पर स्केलेटल मसल्स की वजह से हम क्या कर पाते हैं? लोकोमोशन कर पाते हैं, यानी कि एक जगह से हम दूसरी जगह पे जो चल पाते हैं वो स्केलेटल मसल्स के कारण चल पाते हैं। तो स्केलेटल मसल्स इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो आप स्केलेटल मसल्स को देखिए। स्केलेटल मसल्स, जैसा कि हम जानते हैं हर चीज़ जो होती है, हम जानते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये हमें पता है। तो इसी तरह से हर जगह पर क्या होता है? जो भी चीज़ बनती है उसमें एक स्मॉलेस्ट यूनिट ज़रूर होती है, यानी कि जो मसल्स होगी, पूरी मसल्स जो बनी होती है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं, या फिर मसल सेल कहते हैं, या फिर मायोसाइट कहते हैं, या फिर मायोफाइब्रिल कहते हैं। इतने नाम हो सकते हैं इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट के।
या तो हम मसल्स की स्मॉलेस्ट यूनिट को मसल फाइबर कहेंगे, या फिर हम मसल सेल कहेंगे, या फिर हम मायोसाइट कह सकते हैं, या फिर मायोफाइब्रिल कह सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर यानी कि एक साथ जब अरेंज होते हैं, बंडल्स में अरेंज हो जाएंगे, तब जाकर किसी मसल्स का फॉर्मेशन होगा, तब जाकर मसल्स बनती है। तो आपको याद रखना है, एक हम मसल्स फाइबर को ले रहे हैं, किसी को इस तरह की एक मसल फाइबर है। क्लियर? इस मसल फाइबर का जो कवरिंग होगी उसे हम पेरीमाइशियम कहेंगे। इस मसल फाइबर की कवरिंग को हम क्या कहेंगे? पेरीमाइशियम कहेंगे। और इस तरह के मसल फाइबर जब बहुत सारे बंडल्स में पाए जाएंगे, इस तरह के फाइबर्स जब बंडल्स में पाए जाते हैं तो इस बंडल्स को हम कहते हैं फेसिया या फेसिकुली। फेशिया कह सकते हैं या फिर फेसिकल कह सकते हैं। तो इन बंडल्स ऑफ मसल फाइबर को फेसिकल कहते हैं। और इस एक सिंगल जो बंडल होता है यानी कि सिंगल मायोफाइब्रिल के होता है, इसकी कवरिंग को हम क्या कहते हैं? पेरीमाइशियम कहते हैं। इस पूरे बंडल की अगर हम बात करें तो इस बंडल की पूरी कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। इस बंडल्स की कवरिंग को हम एंडोमाइसियम कहते हैं। और जो ओवरऑल कवरिंग होगी पूरी मसल्स के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर पूरी ओवरऑल कवरिंग होगी, उसे हम कहेंगे एपीमाइसियम। तो सबसे छोटे यूनिट को हमने कहा था मसल फाइबर, या फिर मसल सेल, या फिर मायोसाइट, या फिर मायोफाइब्रिल। इसकी कवरिंग को हमने पेरीमाइशियम कहा है। जब ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर एक साथ जुड़ जाते हैं तो उससे हमारा फेसिया या फेसिकल बनता है। उस फेसिकल की कवरिंग को हम कहते हैं एंडोमाइसियम कहते हैं। और जब ओवरऑल कवरिंग होती है इसकी, उसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान देनी है। क्लियर? अब अगली चीज़ पर आनी है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट थी स्केलेटल मसल्स की। ये स्केलेटल मसल्स फाइबर की हम बात कर रहे थे। हर एक मसल्स के अंदर क्या होंगे? हर एक मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे। हर एक मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मसल्स भी क्या है? मायोसाइट एक सेल है, तो उसको भी एक सेल को ज़रूरत होती है एनर्जी की। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होंगे, राइबोसोम भी होंगे। इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। अब इनका एक पर्टिकुलर नाम होता है यहाँ पर मसल्स के लिए। जो मसल्स के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, पहले हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मसल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम कहते हैं सार्कोसोम। जो मसल्स के अंदर राइबोसोम होते हैं उन्हें हम राइबोसोम ही कहते हैं। राइबोसोम का कोई नाम चेंज नहीं होता है। मसल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। तो ये नाम चेंज होते हैं, यानी कि सार्को वर्ड हम मसल्स के लिए यूज करते हैं। मसल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? सार्को वर्ड यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो स्केलेटल मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स होती है, ये जनरली सिनसाइटियम नेचर की होती है।
सिनसाइटियम का मतलब क्या है यहाँ पर? सिनसाइटियम का मतलब होता है मोर देन वन न्यूक्लियस। यानी कि एक न्यूक्लियस से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर। स्केलेटल मसल्स के अंदर जनरली एक न्यूक्लियस से ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से इसे क्या कहते हैं हम? सिनसाइटियम कहते हैं। तो सिनसाइटियम हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स को, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूक्लियस से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है स्केलेटल मसल्स के अंदर। इनके अंदर स्केलेटल मसल्स के अंदर जो यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये आपको ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि कई बार कंटिन्यूसली नीट के अंदर पूछा गया है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये जनरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ ईआर होता है, आपको याद रखना है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो जनरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है आपको पता होगा। दो तरह के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक तो होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर, और एक होता है एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन हो, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका जनरली लिपिड का सिंथेसिस करना होता है या फिर स्टोरेज करना होता है। दो काम होते हैं, या तो लिपिड का सिंथेसिस करता है या फिर स्टोरेज का काम होता है। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये यहाँ पर कैल्शियम आयंस जो होता है उसके स्टोरेज का काम करता है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्म होता है, और कैल्शियम आयंस का स्टोरेज करने का काम करता है। क्योंकि कैल्शियम आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए ज़रूरी होते हैं, किस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम आयंस की? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम आयंस की। इसलिए यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो कैल्शियम आयन के स्टोरेज का काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। क्लियर? तो ये सब एक स्केलेटल मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होती है जनरली डार्क और लाइट बैंड्स उसके अंदर पाए जाते हैं। डार्क और लाइट बैंड्स उसके अंदर इस तरह का, ये हमने मान लिया कि ये लाइट बैंड्स है तो ये आपका यहाँ पर डार्क बैंड्स होंगे। इसको हम, क्योंकि एक अलग ही एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है इस मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स का अरेंजमेंट होता है। डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स को हम जनरली ए बैंड और आई बैंड भी कहते हैं। आई बैंड का मतलब है आइसोट्रोपिक बैंड और ए बैंड का मतलब है एन आइसोट्रोपिक बैंड। तो ये आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक बैंड्स जो होते हैं किस तरह से अरेंज होते हैं इसको भी हम डिटेल में एक अलग ही लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ही देख लेंगे कि किस तरह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, इसको ही हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा बेसिक्स को, मसल्स को जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। तो इस लेक्चर में अब इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं वापस।